Welcome to Open Sky Public School, Kanti, Muzaffarpur. Myself Pankaj Jha, BTech in Electronics and Instrumentation from Shastra University and HOD of Physics in Pathshala, IIT JEE and Medical near Chhata Chowk. Hi everyone, हम लोग फिजिक्स चैप्टर लाइट का 5th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सम इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स इन स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पोल डिस्कस किया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया, देन आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस डिस्कस किया, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया, फोकस डिस्कस किया, फोकल लेंथ डिस्कस किया, फोकल प्लेन डिस्कस किया, देन एपर्चर डिस्कस किया। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शंस थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में किस तरीके से रिफ्लेक्शंस होंगे, ये आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शंस कैसे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शंस थ्रू कॉनकेव मिरर। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव मिरर को फॉर्म करते हैं। तो गाइज, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस पॉइंट इज पोल, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस पॉइंट इज फोकस। तो जो सबसे पहला रिफ्लेक्शन हम लोग देखने वाले हैं वो एक इंसिडेंट रे होगा जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। सो हियर आई हैव अ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल करने के बाद किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा वो डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो फोकस से होते हुए पास करेगा। सो ये रे आपका फोकस से पास कर रहा है। तो ये पहला रिफ्लेक्शन था हमारा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको कि अगर इंसिडेंट रे हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फिर से एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देन इट इज फोकस। तो इस बार जो हमारा इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास कर रहा है। सो इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम फोकस। इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। तो अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ये जस्ट रिवर्स केस है पहले वाले का, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करता है। सेकेंड केस में क्या है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। इसे हम लोग रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट भी कहते हैं। सो गाइज, इन दोनों ही केस से हम ये बोल सकते हैं कि लाइट फॉलोज रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब हम लोग थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। अगेन वी हैव टेकन अ कॉनकेव मिरर। इस पर जो हमारा इंसिडेंट रे है वो पोल पे आएगा। सो इंसिडेंट रे इज फॉलोइंग एट द पोल ऑफ द मिरर, और ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल है लेट्स से आई। तो यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आइए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। अगर इंसिडेंट रे पोल पे फॉल करता है स्फेरिकल मिरर के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा था इंसिडेंट रे, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगा। जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आया है प्रिंसिपल एक्सिस से, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अगर इंसिडेंट रे पोल पे फॉल करता है तो यहाँ पे हमें यही ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक चीज और समझ सकते हैं हम लोग कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये इस इंसिडेंट रे के लिए नॉर्मल की तरह भी बिहेव करेगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी स्फीयर का सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, और ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास करने वाला लाइन उस स्फीयर के सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज नॉर्मल ऑन द मिरर। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ केसेस की तरफ। फिर से हम लोग एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। फोर्थ केस में हम लोग एक इंसिडेंट रे कंसीडर करेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा होगा। सो दिस इज माय इंसिडेंट रे पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे उसी रास्ते से वापस हो जाएगा, ये रूल है। तो अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा होता है तो रिफ्लेक्टेड रे उसी रास्ते से वापस आ जाता है। ये हमारा फोर्थ केस है। आइए फिफ्थ केस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेंड्स,
फिफ्थ केस थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसे समझना है, और अगर हम फिफ्थ केस समझ जाते हैं अच्छे से तो बाकी के जो फोर्थ केसेज हैं उनमें भी एक नई चीज़ हमें समझ में आएगी। वो नई चीज़ क्या है अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन अ कॉन्केव मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल, देन हियर वी हैव अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हियर वी हैव फोकस। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग एक इंसिडेंट रे लेंगे जो कि इस मिरर पे कहीं पे भी फॉल करेगा, बट ये कोई स्पेसिफिक रे नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये इंसिडेंट रे इस स्फेरिकल मिरर पे फॉल कर रहा है, बट ना तो ये फोकस से पास कर रहा है, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ना ही तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ना ही ये पोल पे जा रहा है। ये आर्बिट्रेरी कोई भी इंसिडेंट रे है। इसका रिफ्लेक्शन अगर हमें करना है तो आइए देखते हैं इसका रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ किया जाएगा। गाइज, हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कभी भी इस लॉ को लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास उस पॉइंट पे नॉर्मल होना चाहिए, तभी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा होगा। तो गाइज यू कैन लुक एट हियर। सो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होते हुए पास किया। तो गाइज ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा नॉर्मल कहलाएगा, वो इसलिए क्योंकि ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अब हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान में ये रखना है कि रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन with this normal will also be equal to this angle I। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग अभी यहाँ पे R से रिप्रेजेंट करेंगे, बट यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको फॉलो कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इस रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर लिया। तो जो भी इंसिडेंट रे है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि ये नॉर्मल से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। गाइस, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या बाकी के केसेस में, मतलब 1 2 3 4 जो केसेस अभी हम लोगों ने देखे हैं, क्या इन सभी केसेस में सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो हो रहा है? तो इसका जवाब होगा यस। तो गाइस हमारा क्वेश्चन है, डू रिफ्लेक्शंस थ्रू स्फेरिकल मिरर फॉलो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन ऑल केसेस? तो गाइस इसका आंसर है यस। सभी केसेस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमारा वैलिड है। तो इस फिफ्थ केस में तो हम लोगों ने देख ही लिया है कैसे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वैलिड है। आइए बाकी के केसेस में भी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोर्थ केस से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ केस में ये हमारा इंसिडेंट रे है और यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए बिकॉज ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल से होते हुए पास कर रहा है। मतलब जो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से वो इसी इंसिडेंट रे पे फॉल करेगा। सो दिस इज माई नॉर्मल। इन दिस केस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा वही मेरा नॉर्मल होगा। सो दिस इज नॉर्मल। अब देखिए गाइस, तो यहाँ ये जो इंसिडेंट रे है ये इस नॉर्मल से कोई एंगल नहीं बना रहा है। मतलब यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो है। तो ऑफकोर्स हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। मतलब जिस रास्ते पे इंसिडेंट रे आया था उसी रास्ते पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे पास हो गया। तो यहाँ भी हमारा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वैलिड है। थर्ड केस में तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा ही था कि यहाँ पे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वैलिड था ही, और उसी बेसिस पे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे हम लोग ड्रॉ भी किए थे। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड और फर्स्ट केस के लिए भी देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सेकेंड केस में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल वो लाइन होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो गाइज यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पास कर रहा है। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर ये जो मेरा इंसिडेंट रे है वो जो एंगल बनाएगा उसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा उसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहाँ भी गाइज ये चीज़ वैलिड है, एंगल आई और एंगल आर हमारा आपस में बराबर होगा। सिमिलरली इन द फर्स्ट केस ऑल्सो हमारा जो नॉर्मल ड्रॉ होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होते हुए पास कर जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल है इस केस में। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगा उसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा एंगल नॉर्मल से उसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ भी जब हम लोग देखेंगे तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, ये दोनों आपस में बराबर होगा। सो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि कॉनकेव मिरर में जितने भी केसेज हैं रिफ्लेक्शन के, 5 केसेज हैं टोटल, उन सभी केसेज में सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर हमारा वैलिड है। फर्स्ट केस में भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वैलिड है, सेकंड केस में भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वैलिड है, थर्ड केस में भी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वैलिड है। थर्ड केस तो हमारा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर पे रिफ्लेक्शन ही ड्रॉ हुआ है। फोर्थ केस में भी देखा हम लोगों ने कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और फिफ्थ केस में हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड रे ही ड्रॉ किया था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के बेसिस पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 केसेस देखे हैं कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन के। ये पांचों केसेस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर से जब पढ़ेंगे तो उस समय आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप रे डायग्राम बड़े आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी से बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट है कि इन सभी पांचों केसेस का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें अपने कॉपीज पे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो सकता है उसे बनाएं। तो जब तक आप इन सारे रे डायग्राम्स को बिना देखे अच्छे से ना बना लें तब तक इसका प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शंस थ्रू कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको कॉनकेव मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन समझ में आ गया है तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया। यहाँ भी सबसे पहला जो रे हम लोग लेंगे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही लेते हैं। तो ये एक इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा जैसे कि रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हो रहा हो। ये फोकस से पास करेगा नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा हम लोगों को कि इस लाइन को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो फोकस से कोइंसिडेंस कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर में फर्स्ट केस, जब मेरा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था। तो अगर इंसिडेंट रे मेरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्टेड रे मेरा इस तरीके से पास करेगा जैसे कि वो किससे पास कर रहा हो, फोकस से पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बाद। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारा जिसमें इंसिडेंट रे मेरा इस तरीके से फॉल कर रहा है जैसे कि वो फोकस की तरफ जा रहा हो। तो अगर हमारा इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रहा हो जैसे कि वो फोकस पे जा रहा है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। आइए एक बार फिर से इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अगर मेरा इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रहा है जैसे कि वो फोकस पे जाके मिल रहा हो तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन होगा। थर्ड केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस बार जो इंसिडेंट रे हमारा वो इस तरीके से आ रहा है जैसे कि वो जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलने वाला है। तो ये हमारा एक इंसिडेंट रे है जो कि आगे जाके ऐसे लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट कर जाएगा। तो इस कंडीशन में ये रे जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते वापस हो जाएगा। तो यही हमारा सेम रिफ्लेक्टेड रे का भी पाथ हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड केस था। थर्ड केस क्या था हमारा, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इंसिडेंट रे हमारा इस तरीके से आ रहा है जैसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिल जाएगा तो इस कंडीशन में हमारा रिफ्लेक्टेड रे उसी रास्ते से वापस हो जाता है। तो सेम पाथ हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे का भी और रिफ्लेक्टेड रे का भी। ठीक है, आगे अब फोर्थ केस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो फोर्थ केस में देखते हैं हम लोग, मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें जो इंसिडेंट रे है वो डायरेक्ट पोल पे फॉल करता है। तो अगर इंसिडेंट रे मेरा पोल पे फॉल करता है तो ये जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाया है उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पे गाइस ध्यान ये रखना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई वो मेरा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं हम लोग एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सेम है, यही केस हमारा कॉनकेव मिरर में भी था। तो ये हमारा फोर्थ केस हो गया। अब लास्ट फिफ्थ केस हम लोग देखेंगे। तो अगेन गाइस फिफ्थ केस कॉनकेव मिरर की तरह ही थोड़ा सा क्रिटिकल है। दिस इज पोल, फोकस एंड देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गाइस अभी जो हमारा इंसिडेंट रे होगा वो आर्बिट्रेरी है, ना तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है ना ही वो फोकस से पास कर रहा है, ना ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और ना तो ये पोल पे फॉल किया है।
तो इस कंडीशन में जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कैसे ड्रॉ होगा, तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि उसे कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले किसी भी केस के लिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप सबसे पहले उस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। और स्फेरिकल केस में नॉर्मल ड्रॉ कैसे होता है, तो एक ऐसा लाइन जो उस पॉइंट से पास करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करे, वही हमारा नॉर्मल कहलाता है। तो गाइस ये हमारा नॉर्मल है। अब ये जो भी एंगल बनाया है आई, उसी एंगल से ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इतने ही एंगल पे हमारा रिफ्लेक्टेड है यहाँ से पास करेगा। तो गाइस ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने 5 केसेस अभी डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहला हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, तो वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से किया जैसे कि वो फोकस की तरफ जा रहा हो। और सेकेंड रिवर्सिबिलिटी केस, अगर हमारा इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है जैसे वो फोकस से मिलने जा रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था। थर्ड केस जिसमें कि हमारा इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा हो तो रिफ्लेक्टेड रे मेरा उसी पाथ से वापस हो जाएगा। फोर्थ केस में जहाँ मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था पोल से, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा आर था। मतलब पोल पे जब मेरा इंसिडेंट रे आता है तो वो आई इक्वल टू एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट कर जाता है। और लास्ट फिफ्थ केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें कि मेरा एक रे ऐसे ही आर्बिट्रेरी आता है, तो उसे किस तरीके से रिफ्लेक्ट कराना है। तो हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे उस जगह पे। ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल जो भी एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे से, ये मेरा इंसिडेंट रे है, तो ये नॉर्मल जो भी एंगल बनाया इंसिडेंट रे से उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे मेरा पास कर जाता है। तो यहाँ पे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर को फॉलो करते हुए हमें रिफ्लेक्शन कराना था। तो मेरा फ्रेंड्स अगेन फिर से वही सवाल है जो कॉनकेव मिरर के केस में था, कि जैसे यहाँ फिफ्थ केस में तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वैलिड होते हुए दिख रहा है हमें, तो क्या बाकी के केसेस में भी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वैलिड हो रहे हैं? तो यस, इसका आंसर जवाब है कि हाँ, सभी केसेस में एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वैलिड है। तो यहाँ पे फोर्थ केस में तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है ही। बाकी केसेस में देखते हैं। आइए फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं इस बार। तो गाइस इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना होगा कहाँ है। तो मान लीजिए ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा होगा हमारा। तो गाइस ये एक लाइन है जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ये मेरा नॉर्मल कहलाएगा। अब यहाँ पर ये जो एंगल बना एंगल आई, और ये जो एंगल बना वो है एंगल आर। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर यहाँ भी वैलिड है। सब हमेशा याद रखना है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर अगर आपको दिखाना है तो आपको सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। आइए इस केस में भी देखते हैं। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक लाइन ड्रॉ होगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाके मिलेगा। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट रे आपका जो एंगल बनाता है नॉर्मल से, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ भी एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर है, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो आप देख पा रहे हैं कि हर केस में एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर वैलिड रहेगा। अब ये जो रे है ये तो खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही जा रहा था, तो इसलिए ये लाइन खुद में ही नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो है, इसीलिए मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो है, मतलब यहाँ पे भी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हमारा वैलिड है। तो इस तरीके से आप जितने भी केसेस देखेंगे हर जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में भी 5 केसेस हम लोगों ने देखे हैं और कॉन्वेक्स मिरर में भी 5 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और हर जगह इस बात को दिखाने का कोशिश किया हम लोगों ने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो मेरा हर केस में वैलिड है। तो ऐसा कोई सवाल पूछे कि भैया आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर के केस में वैलिड है या नहीं है, तो इसका बहुत सीधा सा जवाब होगा कि यस, ये वैलिड यहाँ भी है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रे लेने होंगे किसी भी एक पॉइंट से, और जो भी 2 इंसिडेंट रे लेंगे वो इन्हीं 5 में से कोई भी एक होगा। तो इसलिए आप लोगों से एक काइंड रिक्वेस्ट है कि इन 5 रिफ्लेक्शंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, सो दैट कि नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।